तो आइए आज का खुड्डाक चतुष्पाद नवमो अध्याय जो है चरक सूत्र का 9th का, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। खुड्डाक शब्द और कहाँ पर आया हुआ है और खुड्डाक शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉसिबल होता है तो रात में सोते वक्त अगले दिन का जो अध्याय है वो एक बार जस्ट आपको गो थ्रू कर लेना है, ताकि क्वेश्चंस पूछने में आसानी हो जाए या समझने में आसानी हो जाए। यस, एब्सोल्युटली राइट। खुड्डाक का मीनिंग होता है अल्प, स्मॉल, और ऐसा ही एक अध्याय शारीर स्थान में आया है खुड्डिका गर्भाव क्रांति नाम से। तो वहां पर भी खुड्डिका शब्द का अर्थ लघु यही होता है। तो अल्प किस अर्थ में? तो अगले आए वाले अध्याय के अर्थ में। अगला जो अध्याय 10th वो महाचतुष्पाद है, वहां पर थोड़ा विस्तृत वर्णन है। इस अध्याय में हमने देखा कि हार्डली बहुत कम श्लोक थे, तो महाचतुष्पाद इस अध्याय के मायने से ये अध्याय छोटा है, इसलिए इसका वर्णन किया गया है। अभी इस अध्याय से निर्देश चतुष्क की शुरुआत होती है। कल हम अधिकरण तंत्र युक्ति देखेंगे। तो अधिकरण तंत्र युक्ति पूरा जो सूत्र स्थान है ये चतुष्कों में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि हमने देखा है। तो ये उसका अधिकरण है। जो जहां पर जिसका अधिकरण रहेगा वो उसकी ही बात करते हैं, उसके अलावा दूसरा कुछ बात नहीं करते हैं। कभी करने का मौका मिला ही तो वो प्रसंग तंत्र युक्ति से कुछ अलग अलग बातें छेड़ देते हैं, लेकिन दे ऑलवेज स्टिक टू देयर पॉइंट। जहां पर जो चीज बताई गई है वहां पर उतना ही बोलेंगे और छोड़ देंगे। ओके, तो जब भी हम किसी चतुष्क में प्रवेश करते हैं तो उस चश्मे से ही उस चतुष्क को देखना चाहिए। ये निर्देश चतुष्क है, यानी कि क्या निर्देश का अर्थ दिया है चक्रपाणी में। देखिए, स्वस्थ आतुरहितम वैद्य भेषजाति निर्दिशति इति निर्देश चतुष्कः। स्वस्थ तथा आतुर के हित कारकों में प्रधानभूत चिकित्सा के अंग वैद्य आदि पाद चतुष्टय के अभिधायक स्वरूप के होने से इसे खुड्डाक चतुष्पाद कहा गया है। राइट, यानी कि इन इन चारों अध्याय में जो भी बातें वैद्यों से रिलेटेड, आतुरों से रिलेटेड होगी, वो स्वस्थों के लिए भी और आतुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देश किया हुआ है, इशारा मात्र किया गया है। दोस्तों, जापान में एक मंदिर है गौतम बुद्ध का, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा मंदिर है। लेकिन इस मंदिर की खासियत ऐसी है कि वहां पर एक सिर्फ उंगली है गौतम बुद्धा की, मूर्ति न होकर वहां पर सिर्फ ऐसा हाथ मात्र है, और ऐसी एक उंगली ऊपर की दिशा, इंडेक्स फिंगर आसमान की तरफ किया हुआ है, और ऊपर आसमान की ओर एक चांद बना हुआ है। एक चांद का आकार लेकर कोई मूर्ति जैसा रखा हुआ है। लोग आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, चले जाते हैं। तो मंदिर में पूजा किसकी करते हैं? सभी लोग इस हाथ की, इस उंगली की पूजा करते हैं। राइट, वास्तव में ये उंगली क्या है? ये निर्देश है। ये उंगली उस चांद को दिखा रही है। लोग ऊपर देखते भी नहीं है कि वहां पर चांद है, किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह ये निर्देश चतुष्क है। इन्होंने इशारा किया है इन चीजों में कि यदि ये चीजें आपके पास हैं या इस एंगल से आप देखते हो तो स्वस्थ और अतुर सभी को बहुत परफेक्टली ट्रीटमेंट आप कर पाओगे। राइट, तो हमें वो देखना है, ना कि उस उंगली को देखना है। उस उंगली से वो जो इशारा कर रहे हैं, जिन चीजों की ओर वो फोकस कर रहे हैं, वो चीजें, वो गुण हम में आ जाए, वो हमें देखना है। इसलिए वो लास्ट अध्याय में कहते हैं, सॉरी, लास्ट श्लोक में कहते हैं वैद्य वृत्तियां क्या होती है। तो मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिश्च चतुर्विधा। ये 4 वैद्य वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां हमें डेवलप करनी होती है। ये निर्देश चतुष्क का अंग है। ये जितनी हमारी डेवलप होगी उतनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतने स्वस्थ और आतुर हमसे प्रसन्न रहेंगे। ये किसी में इनबिल्ट होती है, किसी में कारुण्य भाव इनबिल्ट होता है, लेकिन किसी को वो बनाना पड़ेगा। यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको कारुण्य भाव लाना ही पड़ेगा। करुणा नहीं है तो वो 100% वैद्य नहीं बन सकता। राइट, ये तो जाहिर सी बात है। तो एक बार इसकी टीका भी देख लेते हैं। लास्ट श्लोक चरक सूत्र 9th अध्याय 26 श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें प्रैक्टिकल है या नहीं चीज, टाइप कीजिए एक बार चैट बॉक्स में। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये कोई मिस्टिकल चीजें नहीं है, ये कोई उपदेश या प्रवचन नहीं चल रहा है। ये चीजें
इनबिल्ट हमारे कैरेक्टर में होनी चाहिए। जब तक हमारा कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है, एक वैद्य डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए हर एक चीज़ का फ़ॉर्मूला बताइए या हर एक चीज़ सिर्फ़ सिद्धांतों में ही बताइए, ये गलत है। चरक ने लिखा ही चतुष्क इसलिए है और हम जा भी उसी क्रम से हैं ताकि हमें हर एक एंगल से चरक ने जैसे चरक लिखा है, वैसे हमें वो समझ में आए। और वैसा यदि हम समझ में आ जाएगा, तो हर एक लेवल पर सेल्युलर इंटेलिजेंस हमारा बढ़ेगा और अपने आप आगे शास्त्र की प्रवृत्ति जैसी उनको अपेक्षित है, वैसे हमारे हाथ से होने वाली है। तो इसकी अभी टीका देख लेते हैं। वैद्येन च यादृश बुद्ध्या व्यवहर्तव्यं तां दर्शयति मैत्री इत्यादि। मैत्री पूर्वमेव व्याकृता। मैत्री की पूर्व में व्याख्या की जा चुकी है। आर्तेषु आरतियुक्तेषु, शब्द ही देखिए, आरती मतलब आर्त पीड़ा, जिन प्राणियों कष्टी है, दुखी है, उन पर हमारा करुणा भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारुण्यम, कारुणा का अर्थ क्या दिया है? कारुण्य पर दुख प्रहाण इच्छा, पर दुख प्रहाण इच्छा, यानी कि दूसरे के दुख को दूर करने की इच्छा। ये भाव हम में हरदम होना चाहिए। जब भी पेशेंट आए तो उसके शूज में एंटर करने की हमारी एबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ प्रोफेशनल एंगल नहीं, एक उसका दुख यदि हम समझ पाए तो अपने आप कनेक्ट होते हैं हम उससे, वो व्यक्ति भी अपने आप हमसे कनेक्ट होता है। वो करुणा भाव कभी-कभी प्रोफेशनल एंगल की वजह से हम भूल जाते हैं, कभी हमारे खुद की ही बहुत सारी परेशानियाँ होती है, उसमें रह जाता है। तो ये अवेयरनेस के साथ हमें देखना है कि जब भी पेशेंट देखो, करुणा वृत्ति के साथ उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शक्य साधयितुं शक्य साध्य व्याधि गृहीत इति यावत्। शक्य का अभिप्राय है सफलता प्राप्त करने योग्य, अर्थात साध्य व्याधि। प्रकृतिर इह मरणम, यहाँ पर प्रकृति शब्द का अर्थ मरण है। प्रकृति शब्द का दूसरा अर्थ नहीं है। प्रकृतिस्तेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिश्च चतुर्विधा। प्रकृतिर इह मरणम, प्रकृतिर उच्यते स्वभावः। तो यहाँ पर स्वभाव का अर्थ भी मरण इस अर्थ में ही लिया गया है। मरणम इति अर्थः मरण समीपगतत्वाद उच्यते प्रकृतिस्थे इति। यानी कि जो मरण के समीप जा चुके हैं, उनकी उपेक्षा करने के लिए कहा गया है। ऐसा अन्यत्र भी कहा गया है कि न तत्र भेषजादानादि कर्तव्यम यशो हान्यादि भयात। यदि जो चीज उपेक्षा करने योग्य है, जो व्याधि असाध्य है, यदि हम उसकी चिकित्सा में कोशिश करते हैं तो यशो हानि होती है वैद्य की। इसलिए चरक ने मर्यादाएं दी हुई है। ये व्याधि साध्य है, कष्ट साध्य है, याप्य है, असाध्य है, तो आपकी मर्यादा ही जानकर आपको चिकित्सा में प्रवृत्ति करनी है। यदि आपको प्रवृत्ति करनी भी पड़े, कभी अरिष्ट लक्षण दिखता है तो भी आप कभी कभी छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए उन्होंने बता दिया है कि आपको क्लियर कट उनको वैसा मेंशन कर देना है कि आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। ये ठीक होगा ही या नहीं, ये इसकी मैं शाश्वती नहीं दे सकता। ऐसा एक योग सुश्रुत संहिता में आया है जहां पर वो बोलते हैं कि दृष्टा अरिष्टो अपि जीवति। यदि ये आप ये योग देते हो तो अरिष्ट लक्षण निर्माण भी हो जाए तो व्यक्ति का पुनः प्राण आ सकता है। किसको ये योग पता है? कौन टाइप करेगा चैट बॉक्स में? भी प्रैक्टिकल चाहिए रहता है सबको, इसलिए अतिदेश तंत्र युक्ति से हम जरा देखते हैं कि कहाँ पर ऐसा वर्णन आया है, कौन सा योग है ये सुश्रुत में आया हुआ। दृष्टा दृष्टो अपि जीवति। ये योग आपके बहुत काम में भी आ सकता है प्रैक्टिस में। सिंपल योग है बहुत। इफ यू यूज इट इन अ वेरी प्रॉपर वे, प्रिसाइजली, आईसीयू के पेशेंट्स में, इमरजेंसी के पेशेंट्स में, जहाँ पर अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं, दिखने की शक्यताएं हैं। एनीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज। बता दूं आंसर या आप ढूंढोगे? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। बोलिए मैम। ग्रेट, प्रिया मैम बोल रही है वो ढूंढेंगी। मैं आपको श्लोक दे दूंगा आज, जस्ट फॉर एन एक्सरसाइज। देखिए ढूंढ के, मिलता है तो, नहीं तो शाम में उसका आंसर बता ही दूंगा। ढूंढने से बहुत चीजें ऐसी होती है कि कुछ अलग अलग चीजें भी हमें मिल जाती है। यस आई जस्ट, ये सुश्रुत का रेफरेंस है और स्थान है इसका चिकित्सा स्थान। बहुत अलग अलग चीजें भी उस ढूंढते ढूंढते मिल जाती है, इसलिए एक
और एक अलग फायदा हो जाता है। ठीक है, अभी एक बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट श्लोक जो हमेशा सुनते आए हम, उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम 24 श्लोक। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः ताभ्याम भिषुक्सु युक्ताभ्याम चिकित्सा न अपराधयति। अब इसका अन्वय लगाएंगे, कैसे समझना है। श्लोक लिखा हुआ ऐसे है, लेकिन अभी उसका अन्वय। प्रकाशार्थम शास्त्रम ज्योति ही अस्ति, अस्ति वर्ड दिया हुआ नहीं, लुप्त है, लेकिन वो लगा लेना है हमें अर्थ तंत्र युक्ति से। वस्तुओं के प्रकाश के लिए शास्त्राभ्यास कृता मति ज्योति की तरह है। प्रकाशार्थम शास्त्रम ज्योति ही। आत्मनः बुद्धि दर्शनम अस्ति, और स्वयं की सहजा बुद्धि, शुद्ध बुद्धि दर्शन नेत्र के तुल्य है। सुयुक्ताभ्याम ताभ्याम चिकित्सन भिषक न अपराधयति। वैद्य अच्छी तरह से युक्त होकर, संयुक्त होकर इस निर्मल शुद्ध बुद्धि को और शास्त्र बुद्धि को, यानी कि ज्योति को, दोनों से चिकित्सा करता हुआ कभी भी अपराध को प्राप्त नहीं होता है, उससे मिस्टेक नहीं होती है। यस्मात् चिकित्सिते त्रयाः पादाः वैद्य व्यपाश्रयाः भवन्ति। चिकित्सा कार्य में आतुर, औषध और परिचारक, नर्सिंग स्टाफ, मेडिसिन और पेशेंट्स, ये तीनों पाद वैद्य के आश्रित होते हैं। वैद्य व्यपाश्रयाः। यस्मात् चिकित्सिते त्रयाः पादाः वैद्य व्यपाश्रयाः, आगे वर्ड कुछ नहीं है तो उसका क्रियापद लगता है भवन्ति। त्रयाः पादाः वैद्य व्यपाश्रयाः भवन्ति, तस्मात् इसलिए। भिषक स्वगुण संपदि प्रयत्नम आतिष्ठेत, इसलिए वैद्य का क्या कर्तव्य है कि अपने गुणों के लिए परम प्रयत्नशील रहे। ये जो 6 गुण बताए उन्होंने आगे, सॉरी कहाँ पे है, तो जो 6 गुण बताए हैं कि विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, इन सब में हमें बहुत प्रयत्नशील रहना है। कैसे हमारी विद्या बढ़ेगी, कैसे हमारी तर्क शक्ति बढ़ेगी, कैसे हमारा विज्ञान बढ़ेगा, स्मृति कैसे बढ़ेगी, तत्परता बढ़ेगी कैसे, क्रिया कैसे बढ़ेगी, इन सब में। ऐसा ही सेम श्लोक लगभग चरक सूत्रस्थान के पहले अध्याय में हमें देखा था। परम प्रयत्नम आतिष्ठेत भिषक स्वगुण संपत्ति, लगभग ऐसे ही शब्द इधर उधर किए हुए हैं। तो सूत्र के वैश्यक चतुष्क में भी उसी का वर्णन है, निर्देश चतुष्क में भी इसी आशय का वर्णन है, यानी कि हमें हमारे गुणों को वृद्धिंगत करने के लिए हर दम हर क्षण प्रयास करते रहना है, तो ही हम उस लेवल का वैद्य बन पाएंगे जो अपूर्व वैद्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, अभी इसकी टीका देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, जो जितना इंपॉर्टेंट है उसका एलेबोरेट करता हूँ। टीका पढ़ने से बहुत फायदे ऐसे होते हैं कि हमको अलग अलग ओपिनियंस मिल जाते हैं, वाक सौष्ठव आ जाता है, संस्कृत का डर मिट जाता है। कभी कभी बहुत सिंपल टीकाएं होती है और हमें ट्रांसलेशन की तक जरूरत नहीं होती है कई जगह पर। ठीक है, तो इसकी टीका देखते हैं। शास्त्र शब्देन शास्त्राभ्यास कृतामति, सिंपल। शास्त्र शब्देन, शास्त्र शब्द से, शास्त्राभ्यास कृतामति, शास्त्र से शास्त्र का अभ्यास करने से जो आई हुई मति है वो मति अभिप्रेत है। सा ही ज्योति बाह्य लोक इव, वो मति कैसी है, जो शास्त्र का अभ्यास करने से जो बुद्धि बनती है वो बाह्य ज्योति की तरह है। जैसे टॉर्च है बाहर, वो किसी वस्तु को प्रकाशित कर देती है, वैसे ही ऐसा शास्त्र का अभ्यास करने से हमारी एक मति तैयार हो जाती है जो विषयों को प्रकाशित कर देती है, अर्थों को प्रकाशित कर देती है, रुग्णों को समझने के लिए हमें जागरूक कर देती है। तो सा ही ज्योति बाह्य लोक इव प्रकाशार्थम वस्तुनाम ग्रहण योग्यताम कर्तुमिति अर्थः। दर्शनम इव दर्शनम चक्षुरेव इति अर्थः। दर्शन की तरह अर्थात नेत्र की तरह यह अर्थ है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट है। यद्यपि बुद्धि ही आत्मन एव भवति, बुद्धि तो वैसा देखा जाए तो आत्म की है ना, आत्मा का आत्मगुण है बुद्धि। यद्यपि बुद्धि ही आत्मन एव भवति तथापि आत्मन इति अनेन सहजाम बुद्धिम दर्शयति। फिर भी यहाँ पर आत्मनः इसके द्वारा सहजा बुद्धि को दर्शाते हैं। सहजा बुद्धि क्या है वो देखेंगे आगे। यतः सहजाम बुद्धिम विना शास्त्रजा बुद्धिर्या वैनायिकी इति अभिधीयते। एक वैनायिकी बुद्धि का यहाँ पर जिक्र किया गया है। सहजाम बुद्धिम बिना शास्त्रजा बुद्धि, यदि आपके पास इनबिल्ट इंटेलिजेंस नहीं है और सिर्फ
पुस्तकी नॉलेज है, पूरा शास्त्र रट लिया है, पढ़ लिया है, तो उस बुद्धि को वैनायिकी बुद्धि कहते हैं। और जो सहजा बुद्धि के साथ शास्त्र बुद्धि होती है, दोनों कंबाइंड, आपकी इनबिल्ट इंटेलिजेंस कंबाइंड विद द इंटेलिजेंस गिवन टू यू बाय द शास्त्राभ्यास, सा न सम्यक चिकित्सा समर्था भवती थी। सिर्फ सहजा बुद्धि जो है वो सम्यक चिकित्सा समर्थ भवती नहीं होती है, ना ही सिर्फ वैनायिकी बुद्धि होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन सहजा बुद्धि के साथ वैनायिकी बुद्धि, ताभ्याम सहजा विशुद्ध बुद्धि और शास्त्रजा से अर्थ है सहजा बुद्धि और वैनायिकी बुद्धि, इन दोनों के द्वारा अर्थात आत्मबुद्धि संयुक्ता शास्त्र बुद्धि के द्वारा, आत्मबुद्धि संयुक्ता ओरिजिनल इंटेलिजेंस, आत्मबुद्धि संयुक्ता शास्त्र बुद्धि के द्वारा चिकित्सा करता हुआ बेशक कोई अपराध नहीं करता है। सिंपल, ठीक है। अभी ये तो आपको सहजा बुद्धि कैसे बढ़ाएंगे, बढ़ सकती है सहजा बुद्धि, क्या लगता है आपको? इनबिल्ट इंटेलिजेंस, हम बहुत बार बुद्धि बढ़ाने के लिए चीजें देते हैं अलग अलग, ये दवाइयाँ लीजिए, इससे बुद्धि बढ़ती है, इससे बुद्धि बढ़ती है। तो क्या वास्तव में बुद्धि बढ़ सकती है दवाइयों से? इन्होंने तो बोल दिया है कि एक सहजा बुद्धि नाम की चीज है जो इनबिल्ट इंटेलिजेंस है आपका। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक। इतनी सारी दवाइयां हैं हमारे पास, तो उससे बढ़ सकती है सहजा बुद्धि, इनबिल्ट इंटेलिजेंस आपका बढ़ सकता है, ऐसा लगता है आपको? बुद्धि पांचभौतिक है, बुद्धि जो भाव है ये पांचभौतिक है या पंचभूतों से परे है, पंचमहाभूतों से? कुछ क्वेश्चंस पूछ के यहाँ पर छोड़ देता हूँ ताकि हम ग्रुप पे बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सोचिए इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है। हम पारायण कर रहे हैं, उससे कौन सी बुद्धि बढ़ रही है? सहजा बुद्धि बढ़ रही है या शास्त्रजा बुद्धि बढ़ रही है? वेरी नाइस, अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। इस पर हम डिस्कस भी करेंगे और अंत में निर्णय तक भी आएंगे। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ कि हमारा भी निर्देश चतुष्क कंप्लीट हो जाएगा, 12th अध्याय, जो कि शिखर अध्याय है वात कला कलिया, अगले 3 दिनों में। तो मैंने मेरे गुरु जो है परमा मैम को रिक्वेस्ट करके उनका एक व्याख्यान वात संकल्पना पे, वायु संकल्पना, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है कि इस प्रकार का आपने कभी सुना नहीं होगा, तो वो लेने का चल रहा है। तो देखते हैं कैसे होता है। अभी तो उन्होंने हाँ कहा है, फिर भी इट्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस, लेट्स सी। तो ऐसा चल रहा है कि 1 या 2 दिन का ऐसे ग्रुप जैसा बनाया जाएगा जिसमें हम पंचकोश और वायु इन दोनों विषयों पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि पंचकोश और वायु संकल्पना ये यदि समझ में आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएगी समझने के लिए। ये बेसिक फाउंडेशन है, लेकिन दुर्दैव है कि ये सिखाया नहीं गया है हमें, क्योंकि पंचकोश जो है ये वेदांत का भाग है और वायु की संकल्पना वात कला कलिय में है, जो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि जैसे व्यक्तियों के लिए लिखी हुई है। तो इसलिए हमें उस लेवल की ही व्यक्ति चाहिए वो समझाने के लिए, राइट? अभी जरा रोगी के गुण देख लेते हैं। 9th श्लोक, स्मृति निर्देशकारित्वम अभिरुत्वम अथापि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम आतुरस्य गुणा स्मृतः। पहला गुण क्या दिया है? कभी भी ये भी एक हमेशा ध्यान रखना, पहला गुण कौन सा है? तो स्मृति, ये पहला गुण है रोगी के गुणों में। उसकी स्मृति यदि अच्छी नहीं है, वो तो आपको हिस्ट्री क्या बताएगा वो, और वो आपको हिस्ट्री नहीं बता पाएगा ठीक से, तो आप चिकित्सा क्या करोगे? तो स्मृति उसकी बहुत अच्छा होना जरूरी है। और चिकित्सा में भी बहुत ज्यादा जरूरी कि आप उसकी स्मृति पर हमेशा काम करते रहे, उसको हमेशा रियलाइज करवाते रहे, आइदर थ्रू मेडिसिन और थ्रू योर काउंसलिंग। जो चीजें सही है गलत है उसको बारंबार उसके लैंग्वेज में उस स्मृति को जागरूक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। निर्देशकारित्व, निर्देशकारित्व मतलब आप जो बोलो वैसा उसने करना चाहिए। वैद्य के द्वारा जो उपदिष्ट विषय है वो उसमें सुनना चाहिए। स्मृति निर्देशकारित्व अभिरुत्वम, ये बहुत बड़ा गुण है। रुग्ण सब भीरू होकर ही हमारे पास आते हैं, जो नए प्रैक्टिस में उनके पास तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है वैसे अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स, पेम्फिगस, एसएलई, कैंसर, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और इतने डरे हुए होते हैं, बहुत घबराए हुए रहते हैं, बहुत सारे फाइल्स लेकर आते हैं। तो
ऐसे पेशेंट में आपको भीतेभ्यश्च अभयम देयम, ये वैद्य का कर्तव्य है। पहले तो उसको आश्वस्त करके आना चाहिए। यदि आप ही डावाडोल हो जाओ, यदि आप ही घबरा जाओ उसकी रिपोर्ट्स देखकर, तो आगे का सब बहुत मुश्किल है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो कैंसर का भी फाइल रिपोर्ट्स लेके भी आ जाए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ऐसा उसको लगना चाहिए कि आपको प्रतिष्ठा हुआ है। इतना कैजुअल अप्रोच आपका थ्रू बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। अंदर से आपको कैंसर जैसा फील जरूर होना चाहिए, लेकिन दिखते वक्त प्रेजेंटेशन उसको ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है इनके लिए। तब उसका वो भीरू जो गुण है वो कम होगा। विषादो रोग वर्धना नाम, टीका में भी फिर से मेंशन किया है चक्रपाणी ने। अभीरुत्वम गुणः भीरुत्वस्य रोग कर्तृत्वात् यद उक्तम विषादो रोग वर्धना। भीरुता में भी रोग कर्तृत्व है, क्लियर कट मेंशन किया है कि डर से कोई भी बीमारी बढ़ती है, और जब तक डर उसके शरीर में घर कर चुका है तब तक उसका व्याधि का सफर जो है वो चलता ही रहने वाला है। इसलिए उसका डर मिटाना ये आपका परम कर्तव्य है। इसलिए आपको निडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये निडरता कैसे आती है? तो शास्त्र अभ्यास से आती है, कर्माभ्यास से आती है, शास्त्र श्रद्धा से आती है, पारायण से आती है। ये चारों चीजें हो तो निडरता आएगी, वरना जो आपको निर्भयता लगती है आप में वो भी झूठा कॉन्फिडेंस होता है। तो झूठा कॉन्फिडेंस भी कुछ काम का नहीं होता है। इट शुड बी अ इनबिल्ट प्योर कॉन्फिडेंस दैट हैज कम बिकॉज ऑफ शास्त्र श्रद्धा शास्त्र अभ्यास कर्माभ्यास। अथापि च इति शब्देन क्वचित भीरुत्वम अपि अस्मृतिरपि गुणो भवति इति। आगे का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इतना कुछ उसमें खास नहीं है। इन्होंने एक क्लिनिकल एप्लीकेशन भी दे दिया है, वो पढ़ लेते हैं। अस्मृतिस्तु ज्वर वेग आगमन काल अस्मरणे अभिप्रेता यदुक्तम ज्वर वेगम च कालम च चिंतयत ज्वर्यते तु यहाँ तस्य इष्टैश्च विचित्रैश्च प्रयोगेर नाशयेत स्मृतिम। चिकित्सा अध्याय 3 का इसको कहते हैं अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति। ठीक है, इतना बड़ा वर्ड है। फ्यूचर, अतीत, पास्ट, अनागत, फ्यूचर। तो दो प्रकार की तंत्र युक्ति होती है। अतीतावेक्षण यानी कि कोई विषय हम पढ़ते वक्त पीछे मुड़कर देखना, और कोई विषय अच्छा समझने के लिए आगे जाकर देखना। तो ये अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति है, क्योंकि हम सूत्र स्थान में और चिकित्सा स्थान का रेफरेंस देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति ज्वर के वेग को और आने के समय को याद करते हुए ज्वर से पीड़ित होता है, तो ऐसे पुरुष को ज्वर आने से पूर्व उसके मनोभिलषित बहुविध प्रयोगों से विषयों के द्वारा उसकी तत्संबंधी स्मृति को विनष्ट कर दे। ज्वर के आगम की स्मृति को नष्ट करना। यहाँ पर स्मृति का देखिए कैसा एप्लीकेशन किया है। बहुत बार आप पेशेंट्स में देखोगे ऐसी चीजें कि उसको गलत स्मृतियां भरी हुई है। उसको लगता है कि ऐसा हो जाए मेरे साथ, या मैं ये खा लूँ तो ऐसा हो जाएगा, या ये खा लूँ तो ऐसा हो ही जाएगा। तो इस प्रकार की उसकी स्मृतियों को नष्ट करना भी हमारा कर्तव्य होता है। इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। ये ट्रिगर्स जो है ये स्मृति पे काम कर करके बुद्धि के थ्रू, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, फिर मन के थ्रू प्राण, और प्राण के थ्रू अन्नमय कोश। इस प्रकार की सीक्वेंस बनाकर भी चीजें होती है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो स्मृति उसके काम की नहीं है, जो उसकी व्याधि को बढ़ा रही है, तो उस स्मृति को आप अल्टर कर दो, या उस स्मृति को भ्रंश कर दो, या उस स्मृति को रिप्लेस कर दो अच्छी स्मृति से। सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी टू हैव। और ये कई बार दवाइयों से बढ़कर ये चीज काम कर जाती है, यदि आप उसकी आइडेंटिफाई कर पाओ वो ट्रिगर पॉइंट, वो स्मृति जो उसको गल दे रही है। जैसे अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था, 17 साल का ही लड़का था। अ, बहुत चिकित्सा ले चुका है, बहुत क्या क्या है। तो मैंने उसके पूरे अंतरंग में जाने की कोशिश की कि उसमें ऐसी भावनाएं कहाँ से आ गई, किसी को मारने की भावना, द्वेष की भावना। तो उसको पूरा खोजने की कोशिश की, तो उसमें 3 ऐसी चीजें मिली। एक मिला लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होना। वो अकेलापन भी क्यों महसूस हो रहा था? तो अ, जब वो छोटा बच्चा था तो उसकी मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे हमेशा, और वो भी एक्सट्रीम लेवल का झगड़ा। तो वो ये देखते आया था, वहाँ से वो लोनलीनेस का उसने पिकअप किया था टेंडेंसी। दूसरा उसका एक ट्रिगर था, वो था मुझे दोस्ती, मेरे कोई मित्र नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरे पास कोई मित्र ही नहीं है। ये उसका एक ट्रिगर पॉइंट था। ये जब वो चैट कर रहा था, मुझसे बात कर रहा था, तो किस चीज़ के ऊपर बार-बार फ़ोकस कर रहा था, उसके ऊपर से ये मैंने ट्रिगर्स निकाले। तो वो किसी चीज़ का यदि बार-बार उल्लेख कर रहा है, यानी कि उसकी स्मृति पटल पर वो चीज़ें अंकित हो चुकी हैं। तीसरा एक उसका बहुत ही अजब ऐसा एक ये था कि
मेरी मम्मी से तो मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पापा से मेरा रिलेशन बहुत खराब है। क्योंकि उसके पापा ने कुछ उसको एग्ज़ाम्स के लिए कहीं पे कुछ कोर्स करना था, नहीं करने दिया था। और एक पापा की आदत है, बोले वो जब खाना खाते हैं, तो सभी चीज़ें मिक्स करके और बहुत ही गंदे तरीके से खाना खाते हैं। और ये शायद एक छोटी-सी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ये। बिकॉज़ वो उसके लिए ट्रिगर है, वो इस चीज़ को बहुत मायने देता है। उसके लिए वो बिलीफ सिस्टम है कि पापा की ये आदत है ना, ये बहुत गंदी आदत है और इसकी वज़ह से मैं उनको दोस्त नहीं बना पाता था, राइट? तो मैंने इन तीनों फैक्टर्स को उसके उठाया और उनके पापा को भी ये चीज़ समझाई कि आपको आपके बेटे से ये अपेक्षा है ना कि ये ऐसा-ऐसा करना चाहिए, तो आप ये चीज़ चेंज करो सिर्फ़, उसके सामने इस तरीके से मत खाते जाओ, बिकॉज़ ये उसका ट्रिगर पॉइंट है, राइट? उसको दोस्त चाहिए ना, आप दोस्त बनने की कोशिश करो। उसको लोनलीनेस लगता है, ये करो। फिर कुछ जब भी मेट के टेक्निक्स उसको दिए कि तेरे पास जो-जो ये गलत चीज़ें रखी हुई है, उसको लिखना है, उसको जलाना है और उसको फ्लश कर देना है आपको। तो इस प्रकार से गलत स्मृति को मिटाकर अच्छी स्मृति को इम्प्लांट कराना ज़रूरी है। और ये कल का पेशेंट नहीं है, सॉरी 3-4 दिन हो गए उसको, और वो उसको मैंने हर रोज़ रात में मुझे एक मैसेज डालने के लिए कहा है। उसको कहा है कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ आज से। तुझे मुझे सिर्फ रिपोर्टिंग करना है रोज में, क्या क्या हो रहा है तेरे साथ दिन भर में, जस्ट दैट थिंग। एक मैसेज तुझे डालना रहेगा, सो दैट ही विल बी ऑलवेज इन चेक विथ मी। तो इस प्रकार से भी हम चिकित्सा में अप्रोच कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, इज दिस द राइट अप्रोच टू गो? बाकी तो उसको बहुत सारी चीजें दी मेडिसिन में, उसको अतत्वाभिनिवेश स्वरूप मानकर उसको लशुन और यष्टि मधु, शंखपुष्पी और वुडुची ऐसा क्षीरपाक उसे दिया गया है। सो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। ऐसे ही उसको करीब 1 डेढ़ घंटा काउंसलिंग किया है, क्योंकि वो बहुत त्रस्त है। हर चीज़ उसकी हो चुकी है, एलोपैथी में कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। लड़का होशियार है, लेकिन ये सिज़ोफ्रेनिया की टेंडेंसी, सुपर इम्पोज्ड डिप्रेशन, ऐसा कुछ वो अ, अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो एक स्मृति शब्द देखिए, एक स्मृति शब्द सिर्फ पढ़ा है, जाना है, इसलिए उसका एप्लीकेशन कहाँ पर हम कर सकते हैं? ये शास्त्र की पावर है और इसलिए हमें फॉर्मूले से दूर जाना है। सिद्धांत के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हुए, फॉर्मूले तो आने वाले हैं, अपने आप इजीली आएँगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आज हम बाद में विकारो धातु वैषम्यम, इसके ऊपर या तो मैं आपको एक ऑडियो भेजूँगा, जो 4th नंबर का श्लोक है। इसकी चक्रपाणी टीका बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, अच्छी है। और या तो फिर उम, देखते हैं कैसे होता है उसका। ओके। 5 टू 6 मिनट्स हमारे पास है। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या और कुछ आइडियाज़ जानना चाहते हो कि कैसे स्मृति पे काम करें, कैसे निर्देशकारित्व पे, कैसे भीरुत्व पे काम करें? क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि वो निर्देश चतुष्क में बोल रहे हैं और रोगी के गुण बोल रहे हैं ये, तो हमें इन गुणों के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इम्पोर्टेंट श्लोक, मेरा बहुत ही फेवरेट श्लोक है ये, 10th नंबर का। विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम भिषगत्रतु, हमेशा बोलता हूँ प्रधानम भिषगत्रतु। परिचारक पर शासन करने वाला, यथारोग्य औषध की योजना करने वाला, ये वैद्य प्रधान है। सभी चतुष्पादों में प्रधान वैद्य है। वैद्य जैसा चाहे, स्टेयरिंग उसके हाथ में है। यदि उसका सत्व अच्छा है, उसकी काउंसलिंग परफेक्ट है, तो जैसा वो चाहेगा वैसे होता है। जैसे वो ऑर्डर देगा गुरु जी को, वैसे अंदर शरीर में काम करेगी। उसको काम करना ही पड़ेगा यदि आप में वो प्रधान गुण आता है। इफ यू कंसिडर योर सेल्फ प्रधान, और वो प्रधानत्व फिर से कैसे आता है? कॉन्फिडेंस से आता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अगेन उसी से आता है, पारायण, शास्त्राभ्यास, सद्गुरु, मंत्र, पारायण, आचार रसायन, तत्व स्मृति, ये चीजें बारंबार बारंबार करते रहना है और आपका स्तर बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। हाँ, तो विच द्रव्य वर्स इन स्मृति, ऐसे बहुत सारे द्रव्यों की फलश्रुति में स्मृति शब्द आया हुआ है। ज्योतिषमती, बुद्धि स्मृति मतिदा, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो बुद्धि और स्मृति, मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा आपको हिंट, ये अपांच भौतिक है। ये कोई पांच भौतिक भाव नहीं है, क्योंकि ये विज्ञानमय कोश का भाव है। तो यदि वो पांच भौतिक नहीं है, तो एक पांच भौतिक द्रव्य ज्योतिषमती जैसा इस अपांच भौतिक भाव को कैसे
अट्रैक्ट कर सकती है, कैसे उसके ऊपर असर डाल सकती है, इसका मुझे आंसर चाहिए, राइट। विज्ञानमय कोश का भाग है ना बुद्धि, और उसके आगे के कोश मनोमय है, प्राणमय है और अन्नमय है। और जो भी हम दृश्य स्वरूप में जो भी चीजें दिखती है वो पांचभौतिक है। तो जो भी पांचभौतिक चीजें हम लेंगे उसका असर पांचभौतिक चीजों पे ही होना है। भूतेभ्यो हि परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। शरीर पांचभौतिक है, औषधियां पांचभौतिक है, तो अन्नमय कोश के ऊपर ही उसका इफेक्ट होना चाहिए। बुद्धि जैसे व्यक्ति भाव पर एक पांचभौतिक द्रव्य का असर कैसे होगा इसके ऊपर। सर जब हम द्रव्य लेते हैं, हम्म, जैसे अन्नमय कोश, मनोमय कोश, इस तरीके से आगे एक के बाद एक उत्तरोत्तर कोश की होती है। अन्नमय कोश में जब भी हम पंचभौतिक द्रव्य लेंगे उसकी शुद्धि होगी, वो उत्तरोत्तर कोशों को शुद्ध करता चला जाएगा। हम्म, मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर ये बुद्धि अपंचभौतिक है, हम्म, किंतु अगर हमने ये ज्योतिषमती या और मेध्य द्रव्यों का सेवन किया, हम्म, उन्होंने पंचभौतिक तरीके से अन्नमय कोश पे काम किया, अन्नमय कोश से उत्तरोत्तर आगे कोशों से हम्म। वहां तक पहुंचा। नहीं, लेकिन ऐसा है मैम, मेरे ये जो, हिसाब से सर, मुझे हाँ, नहीं 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 मालूम। नहीं, बताइए बताइए, वेरी नाइस, ये डिस्कशन करने के लिए ही हाँ रखा बस है। इतना। हाँ जी जी जी। ये जो नियंत्रण होता है ना कोशों का, ये अंदर से बाहर है। विज्ञानमय कोश मनोमय कोश को कंट्रोल करता है, मन विज्ञान को, मन बुद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकती है। वायु जो है ओके। ये अन्नमय कोश को कंट्रोल करता है। अन्नमय कोश वायु को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वायु ये शक्ति है, भगवान है, तो उस भगवान को कंट्रोल करना ये इसका काम नहीं है। और वायु भगवान है, इसका मतलब वो पंच महाभूतों से परे है। ये मैंने जानबूझ के ये आपके दिमाग में ये डाला है, ये थॉट, ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो और हम ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। मैम का लेक्चर होगा तो तब तक आप सोच के रखिए इसके जी ऊपर, जी। आपको क्या प्रश्न पड़ते हैं ठीक लिख के ठीक रखिएगा, क्योंकि मैम हमको फिर से मिलेगी ठीक। नहीं, बहुत व्यस्त होते हैं। इसलिए आपके सभी प्रश्न लिख के रखिएगा, और मैं आपकी तैयारी कर दूंगा उनके लेक्चर के पहले। आपको उससे रिलेटेड सभी मैटर हम पढ़ लेंगे, ताकि उनको प्रिसाइज क्वेश्चंस पूछ पाए। मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं, तो मुझे भी बहुत बार मौका नहीं मिलता है, तो इस बहाने से हम उनको वो भी पूछ लेंगे, राइट। जी। थैंक यू सर। यस यस, डेफिनेटली। Sir, our यस body मैम। is pancha यस मैम। and manas atma is not. यस राइट। Maybe our adhisthana of manas, it may be working on adhisthana so that परफेक्ट, इन अ वे इट इज राइट आंसर, राइट राइट। एक अर्थ में ये सही है, ये भी अर्थ जो नीचे सोनाली मैम बता रही है, ये भी एक सही है। साधक पित्त तर्प कफ, उस स्तर से यदि कोई विकृति हो रही है तो वो बुद्धि पे काम होगा। और एक तीसरा डायमेंशन है इसका, कि ये हमारी जो औषधियाँ, ये रसायन औषधियाँ हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि रस यानी कि आत्मा और अयन यानी कि मार्ग, तो इनका जो तन्मात्रिक अंश होता है उन दवाइयों का, वो हमारे उन उन कोशों को छूने की ताकत रखता है। बहुत ही सटल अंश है उनका, उतना ही भाग उसको काम कर सकता है, क्योंकि बुद्धि तन्मात्रिक है लेकिन पांचभौतिक नहीं है। ये गूढ़ विषय है, वो बाद में हम कभी देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन डाला है, बिकॉज कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लैरिटी। बुद्धि भेद कहते हैं इसे, भगवान कृष्ण बुद्धि भेद करते थे जानबूझकर। ऐसी टिकाओं में भी ऐसी खासियत है उनकी, जानबूझ के क्वेश्चन पूछते हैं, डाइवर्ट करते हैं, और फिर बाद में खुद ही उसका आंसर देते हैं, सो दैट यू लर्न दैट आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग योर सेल्फ एंड गेटिंग टू द सोल्यूशन। तो ये भी एक शास्त्र अभ्यास करने का तरीका हम इस बहाने से सीख रहे हैं। यस सर, हम पेशेंट के गुणों को कैसे बढ़ा सकते हैं? इज इट इन आवर फील्ड ऑफ वर्क? डेफिनेटली ये हमारा ही तो काम है, हम नहीं बढ़ाएंगे उसके गुणों को तो कौन बढ़ाएगा? उसके गुण यदि बढ़ जाए तो उसकी प्रज्ञा विशुद्धि हो जाएगी, और उसकी प्रज्ञा विशुद्धि हो जाए तो दवाई की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। लेकिन हम उस लेवल तक जा ही नहीं पाते, यही तो शोकांतिका है, क्योंकि हमारी खुद की ही लेवल नहीं है। प्रधानम अत्र भिषकम, हम खुद को ही प्रधान नहीं समझते या उस लेवल पे नहीं पहुंचते, हमारा ही सत्व वीक है, तो हम कैसे वो कर पाएंगे? इसलिए आपने, मैंने आपको बोला था बीच में भी कि नेटफ्लिक्स पर आप एक मूवी देखिए, आई एम नॉट योर गुरु करके, है ना, टॉनी रॉबिन्स का। तो वो मूवी देखिए कि वो कितने तो भी पेशेंट्स को, डिप्रेस पेशेंट को सिर्फ अपने सत्व के बल से ठीक कर रहा है। तो वो उस जगह पर वो भी एक वैद्य ही है, क्योंकि वो उसके स्मृति के ऊपर काम कर रहे हैं। सो
अगर ये आपको मूवीज़ पसंद है तो आई एम नॉट योर गुरु ओनली अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, आप देख सकते हो। एक अलग डायमेंशन आपको मिलेगा कि गुणों को कैसे बढ़ाया जाए, सत्व को कैसे बढ़ाया जाए पेशेंट्स के। ओके, यस, थैंक यू सो मच। बाकी का डिस्कस करते हैं ग्रुप पे।